तो बच्चों आज हम व्हीट स्टोन सेतु के बारे में जानने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स का जो विद्युत धारा वाला चैप्टर चल रहा है उसी का ये टॉपिक है। उस चैप्टर का ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये वाला टॉपिक और जो किरचॉफ का नियम पिछले वीडियो में पढ़ाया था वो वाला टॉपिक, दोनों टॉपिक में एक टॉपिक तो आपका 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। या फिर व्हीट स्टोन सेतु पूछा जाए इस चैप्टर से, या फिर किरचॉफ का नियम पूछा जाए। तो दो टॉपिक में से एक टॉपिक आपका एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। ठीक, व्हीट स्टोन सेतु का आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि आपका क्वेश्चन दे देगा, उसमें व्हीट स्टोन सेतु बीच में लिख देगा और पूछेगा विस्तृत उत्तर दीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे कि किरचॉफ का नियम पूछ देता है कि विद्युत धारा का परिपत्ति, किरचॉफ का नियम लिखिए, किरचॉफ के नियम लिखिए, विद्युत धारा पर आधारित किरचॉफ का नियम लिखिए। तो इस तरीके से किरचॉफ का नियम पूछ देता है। इसी तरीके से आपका व्हीट स्टोन सेतु पूछ देगा। तो इसमें आपको सबसे पहले इसके बारे में बताना होगा, उसके बाद इसका फिगर बनाना होगा, इसकी संरचना लिखनी होगी, फिर इसका जो फॉर्मूला है उसकी उत्पत्ति करनी होगी। तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। 2 पेज का आपका हो जाएगा, लगभग 2 पेज का आपका ये हो जाएगा। 1.5 पेज का भी हो सकता है, 2 पेज का भी हो सकता है। तो जब 2 पेज का आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के फुल चांस रहेंगे। तो इसे हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले व्हीट स्टोन सेतु के बारे में जान लेते हैं। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का परिपथ का आविष्कार किया, जिसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। यानी कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे सर चार्ल्स व्हीट स्टोन। उन्होंने 4 प्रतिरोध लिए, उनका प्रयोग करके किसी एक प्रतिरोध, यानी कि चारों में से तीन प्रतिरोध का मान ज्ञात है और चौथे का नहीं ज्ञात है, तो उस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का परिपथ बनाया और उस परिपथ का आविष्कार किया, जिसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। यानी कि अगर आपको कई सारे प्रतिरोधों का मान ज्ञात है और कोई एक या फिर 2 प्रतिरोधों का मान ज्ञात नहीं है, तो उन्हीं प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का जो परिपथ बनाया गया था, उसी परिपथ को हम व्हीट स्टोन सेतु यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। इसका फिगर आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। ये वो 4 प्रतिरोध हैं, पी क्यू आर एस, ये प्रतिरोध हैं जिन्हें ए बी और सी डी में जोड़ा गया है, ए बी सी डी में जोड़ा गया, चतुर्भुज में जोड़ा गया है। इसके जो बीच में विकर्ण लगा हुआ उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, ये तेज और धीरे करके बताता है। इसका साइन इस तरीके से होता है, तीर के निशान का होता है। जो आपका गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसमें धीरे और तेज का दिखाता है साइन। यहाँ पे K2 कुंजी लगी हुई है, K1 कुंजी आपकी यहाँ पे नीचे लगी हुई है, जहाँ पे आपका सेल जुड़ा हुआ है, जहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है इस व्हीट स्टोन सेतु के अंदर, वहीं पर आपकी K1 कुंजी लगी हुई है। तो यहाँ पे आपका सेल लगा हुआ है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित धारा यहाँ से I1 और I2 में टूट जा रही है और फिर यहाँ से I1 इधर आया, I2 इधर से आया, तो ये फिर से I में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि I1 और I2 मिलकर फिर से I बना लेती हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से व्हीट स्टोन सेतु का फिगर बन जाएगा। आप इस तरीके से व्हीट स्टोन सेतु का फिगर बना सकते हैं। बहुत ही आसान फिगर है, आप इससे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। यहाँ पे आपको PQRS या फिर अपने मन से जो भी आपको शब्द अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, बस उनको आपको उसी तरीके से संरचना में लिखना है। ABCD की बजाय आप और कुछ लिखना चाहें तो और कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसकी संरचना देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप फिगर बना लेंगे इसकी फिगर जैसा बनाएंगे उसी तरीके से इसकी संरचना लिख देंगे। तो संरचना में आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा उसे देख लेते हैं। तो संरचना में आपको लिखना होगा कि व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध यानी कि PQRS, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 प्रतिरोध PQRS लिए गए, PQRS 4 प्रतिरोध लिए गए और उनको श्रेणी क्रम में लगे एक चतुर्भुज ABCD की रचना करते हैं। यानी कि ये जो 4 प्रतिरोध PQRS थे वो श्रेणी क्रम में लगे और एक चतुर्भुज ABCD की रचना की। यानी कि व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध लगे PQRS और वो श्रेणी क्रम में लगे 4 प्रतिरोध और उन्होंने एक चतुर्भुज ABCD की रचना की। और बिंदु A से C तक, यानी कि ये जो बिंदु A है वहां से C तक, यानी कि ये जो बिंदु A था और यहाँ से बिंदु C तक, इस तरफ बिंदु A से
बिंदु सी तक, बिंदु ए से सी तक क्या क्या लगा हुआ है, बिंदु ए से सी तक एक सेल लगा हुआ है, वैद्युत सेल तथा K1 कुंजी लगी है, वैद्युत सेल तथा K1 कुंजी लगी हुई है। और आगे क्या बोल रहा है कि और विकर्ण BD पर गैल्वेनोमीटर तथा K2 कुंजी लगी हुई है। जैसा कि यहाँ पे विकर्ण BD है, इस पर गैल्वेनोमीटर और K2 कुंजी लगी हुई है। तो सभी कुछ आपको लिख देना है जो कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद आपको लिखना होगा कि यदि सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलित कहा जाता है। यानी कि यहाँ से अगर कोई धारा प्रवाहित करी गई, यहाँ से कोई धारा सेल से प्रवाहित करी गई और इस सेतु में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ये संतुलित आपका ब्रिज माना जाएगा, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु माना जाएगा। यानी कि इसमें कोई भी विक्षेप नहीं हुआ तो आपका ये विक्षेप न होने पर ये आपका संतुलित सेतु माना जाता है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु माना जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संतुलन की स्थिति में जो आपके दो संलग्न भुजाएं होती हैं, यानी कि ये भुजाएं, इन पर जो प्रतिरोध लगे हैं, भुजाओं के प्रतिरोध, इन पर जो प्रतिरोध लगे हैं, यानी कि P/Q जो प्रतिरोध लगे हैं, उनका अनुपात, यानी कि उन प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के में लगे प्रतिरोध, यानी कि शेष दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये भुजा AD है और CD है। इस पर कौन कौन से प्रतिरोध लगे हैं, R लगा हुआ है और S लगा हुआ है। तो R S जो प्रतिरोध लगे हुए हैं उनका अनुपात बराबर होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपका P/Q इज इक्वल टू R/S होगा, ये P/Q इज इक्वल टू R/S होगा। तो ये आपका ये व्हीटस्टोन सेतु का मेन फार्मूला होता है। अतः संतुलन की स्थिति में P/Q इज इक्वल टू R/S, तो ये व्हीटस्टोन सेतु का मेन फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला कैसे प्राप्त किया जाता है वो हम देख लेते हैं उत्पत्ति के माध्यम से। तो यहाँ पे ये उत्पत्ति दी हुई है व्हीटस्टोन सेतु की, तो उसके माध्यम से हम देख लेते हैं कि ये फार्मूला कैसे प्राप्त होता है। तो मानना उत्पत्ति आपको हेडिंग डाल देनी है, उसमें आपको प्राप्त करना होगा कि मानना सेतु ABCD संतुलन की स्थिति में है, तब बंदपास ABD, यानी कि इसमें दो बंदपास बने हुए हैं। एक बंदपास ये बना हुआ है ABDA और दूसरा बंदपास यहाँ पे बना हुआ है CBDC। तो ये दूसरा बंदपास बना हुआ है, ये पहला बंदपास बना हुआ है, ये दूसरा बंदपास बना हुआ है। तो बंदपास पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बंदपास किरचॉफ के नियम में यूज होते हैं, तो इसमें दो तीन नियम में यूज होते हैं। तो दो तीन नियम के अनुसार उसी तरीके से लिख देंगे कि मानना सेतु ABCD संतुलन की स्थिति में है, यानी कि पूरा ABCD संतुलन की स्थिति में है। जब ये संतुलन की स्थिति है तब बंदपास ABDA में, तब बंदपास ABDA में, यानी कि इस पहले बंदपास में किरचॉफ के दो तीन नियम से क्या होगा। तो किरचॉफ के दो तीन नियम से जो होगा वो I1P - I2R होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पे I1, यहाँ से धारा I1 आ रही है, बंदपास एक में जो वहाँ पे हमने आपको बताया था बंदपास में जो मान होता है वो शून्य होता है, धारा और प्रतिरोध का जो मान होता है गुणनफल होता है वो शून्य होता है। तो यहाँ पे जो धारा है वो I धारा लगी हुई है और इसमें प्रतिरोध जो I1 लगी हुई है धारा, और जो प्रतिरोध लगा हुआ है P लगा हुआ, तो I1 × P हो जाएगा। माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी धारा लगी हुई है इस बंदपास में वो जाती हुई लगी हुई, ये भी इसी, देखो यहाँ से जाएगी ये धारा I1 और फिर इधर से होते हुए ये इधर वापस होनी थी, तो यहाँ इधर ना वापस हो गई, ये इधर ही जा रही है, I2 लगी हुई है तो ये भी इधर जा रही है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये विपरीत दिशा में है तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो -I2 और गुणे में जो प्रतिरोध लगा हुआ है R प्रतिरोध यहाँ पे इस बंदपास में लगा हुआ है, तो R प्रतिरोध लिख लेंगे इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका दो तीन नियम जो आपने किरचॉफ का पढ़ा होगा, तो आपको ये पूरा समझ में आ रहा है कि उस उत्पत्ति कैसे होनी है। तो अब आपको इस लिखना होगा कि I1P इज इक्वल टू I2P R। तो ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का है और इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। तो इसी तरीके से किरचॉफ का दो तीन नियम बताया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, उससे कई सारे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होंगे इस चैप्टर के, ठीक। तो अब हम बंदपास 2 में देख लेते हैं, यानी कि जो दूसरा बंदपास यहाँ पे दूसरा दिया हुआ उसमें देख लेते हैं। तो बंदपास BDCB में, यानी
बी और डी और सी बी में। तो ये एक बंद पास है बी डी सी बी, ये एक बंद पास है। इसमें 3 नियम लगाने पर क्या होता है, तो इसमें कौन कौन सी धारा है, इसमें जो धाराएं हैं और I1 है, I1 धारा यहाँ से गई और इधर जा रही है, ये धारा इधर जा रही है, लेकिन ये धारा इधर से इधर आनी थी, यानी कि I1 धारा इधर से इधर आनी थी, तब ये प्लस होगा, लेकिन ये उल्टा हो रहा है, ये भी धारा जा रही है, ये भी धारा जा रही है, तो ये उल्टा हो रहा है, ये विपरीत हो जाएगी I2, तो I2 माइनस में आपकी हो जाएगी। तो I2 पर कौन सी धारा प्रतिरोध लगा हुआ है, S लगा हुआ, I1 पर क्यों लगा हुआ, तो I1 के साथ क्यों हो जाएगा माइनस, I2 के साथ S हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, जैसा कि ऊपर दिया हुआ वैसा ही यहाँ भी नोट कर लेंगे। फिर इनको आपस में आपको इधर उधर कर लेना है, तो I1Q इज इक्वल टू I2S हो जाएगा, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, समीकरण 1 व 2 से हमें जो प्राप्त होता है उसे हम लिख लेंगे। समीकरण 1 जो है आपकी I1P इज इक्वल टू I2R है, तो इसे ऊपर लिख लेंगे I1P इज इक्वल टू I2R। अब बटे में आपको समीकरण 2 लिख लेनी है, यानी कि I1Q इज इक्वल टू I2S लिख लेना है, तो I1Q इज इक्वल टू I2S, तो ये आपको बटे में लिख लेना है। तो अब जब हम इसको I1 और I1 को काट देंगे और I2 को काट देंगे, तो आपका जो फॉर्मूला है वो बन के आ जाएगा P/Q इज इक्वल टू R/S। तो ये आपका मेन फार्मूला बन के आ जाएगा जिसकी हमें उत्पत्ति करनी थी, जैसा P/Q R/S, यहाँ पे हमें इसी की उत्पत्ति करनी थी, P/Q इज इक्वल टू R/S, तो वो आपका पूरा निकल के आ गया, वो फार्मूला आपका निकल के आ गया। तो इसी तरीके से आप व्हीटस्टोन सेतु में उत्पत्ति कर देंगे। अगर आपसे उत्पत्ति पूछी जाए, ये उत्पत्ति भी आपके एग्जाम में कभी कभी 3 नंबर की आ जाती है, वरना ये 5 नंबर में आपको पूरा करना होगा। आपको रचना लिखनी होगी, फिगर बनाना होगा, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में सबसे पहले बताना होगा, उसके बाद आपको फिगर बनाना होगा, फिर आपको संरचना लिखनी होगी, फिर आपको उसका फार्मूला लिखना होगा, फिर उसकी उत्पत्ति करनी होगी, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। वरना आपको अगर आपने यहाँ तक फार्मूले तक कर दिया, उत्पत्ति नहीं की, तो आपको 4 या 3 नंबर देकर छोड़ देगा। यहाँ तक किया तो आपको 3 नंबर ही देगा। जब आप उत्पत्ति कर देंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। हम एक एक करके सभी के स्क्रीनशॉट आपको दिए देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन से, तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर, तो हम आपको इसके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो आप सबसे पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट करें, और जो यहाँ पे संरचना दी हुई है इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे कर लें। अब जो पीछे यहाँ पे इसकी उत्पत्ति और फॉर्मूले दिए हुए हैं उनका भी आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो अब आप यहाँ पे इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, ये भी आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, तो आपका इफेक्टिव माना जाएगा और आपका अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें सबसे पहले, उसके बाद जो उत्पत्ति दी हुई है उसका स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है कि इंपॉर्टेंट आंसर है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में लिखिए, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, आपका पूरा क्वेश्चन बना देगा, उसमें बीच में डाल देगा व्हीटस्टोन सेतु और उसकी उत्पत्ति लिखिए। तो उस केस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको व्हीटस्टोन सेतु जो हमने पढ़ाया है वही पूरा लिख देना, उत्पत्ति कर देना, आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। किरचॉफ का नियम इस तरीके से पूछता है कि विद्युत परिपथी नियम किरचॉफ का नियम लिखिए, इस तरीके से पूछता है, या फिर सीधे पूछ देगा किरचॉफ के नियम का विस्तृत वर्णन कीजिए, तो इस तरीके से पूछ देता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने, कंफ्यूज करने की एग्जामिनर पूरी कोशिश करता है, आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा आप जब आपको व्हीटस्टोन सेतु आ जाए तो यह आप पूरा उतार देना देख कर कि क्या क्या पूछ रहा है। किरचॉफ का नियम आ जाए तो उसमें देख लेना, प्रथम नियम पूछ रहा है, द्वितीय पूछ रहा है, दोनों नियम पूछ रहा है, तो आपको पूरा किरचॉफ का नियम लिख देना है। तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।